ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसा नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है। लेकिन आयरनी ये है कि हमें हेल्थ की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो हमारे हाथ से काफ़ी निकल चुकी होती है। और इसीलिए आज हम इंडियंस को हेल्थ को लेकर काफ़ी फ़ियर है, डाउट्स हैं और कन्फ्यूजन भी है। इन्हीं फ़ियर, डाउट्स और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र यादव सर, जो हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ आज एनलाइटन करेंगे। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपने ये डिसीजन लिया? डॉक्टर बनना मेरे लिए एक सिर्फ करियर चॉइस ही नहीं थी, पर लाइफ का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट डिसीजन था। ओके। मुझे याद है बचपन में एक बार मेरे पैर को काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी उंगली काटना पड़े। मैं काफ़ी हुँ, डर गया था। हुँ, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल में लेके 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 गए। गए, वहाँ पे जिस डॉक्टर ने इतने कॉन्फिडेंस से और कामनेस से मेरे पैरों को सुचरिंग किया, तो उस हादसे ने मेरी लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट किया। ओके, तो ये आपका पैशन या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन क्या कहेंगे इसे आप? देखिए, यह अगर बोला जाए तो ये पैशन प्लस प्रैक्टिकल प्लस कुछ हद तक फैमिली एंगल भी था। ओके, अगर पैशन की अगर बात करें तो इस हादसे ने मुझे इतना इम्पैक्ट किया कि मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे उस डॉक्टर के जैसा बनना है, ओके, और किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करना है, किसी के लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाना है। ये था। अगर फैमिली एंगल की अगर बात करें तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि घर में कोई ना कोई एक डॉक्टर होना ज़रूरी होना है। चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमारे घर की परिस्थिति उतनी साउंड नहीं थी, रिसोर्सेज थोड़े कम थे, पर पिताजी का विश्वास, उनका सपोर्ट, और उसने मुझ आपकी मेहनत। हाँ, डेफिनेटली मेहनत भी थी मेरी। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। इसलिए डॉक्टर बनना मेरे लिए सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुँ, पैशन और फैमिली ड्रीम्स का तीनों का एक कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन था। क्या आज भी आपको लगता है कि डॉक्टर बनना सही चॉइस थी? बिल्कुल, आज भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनने का मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। देखिए, डॉक्टर की लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो उनमें इमरजेंसी हैंडल करने का प्रेशर रहता है। कभी कभार इमोशनली जो पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स रहते हैं, वो इमोशनली डिस्टर्ब, तो उनको हैंडल करने का प्रेशर था। लेकिन जब कोई पेशेंट ठीक हो जाता है, उनकी जब ज़िंदगी या लाइफ हम अगर बचा लेते हैं, तो उनका एक सिंपल सा थैंक यू जब वो कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सही में हमारे डॉक्टर बनने का डिसीजन वर्थ इट है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत सही कहा कि जब उनका थैंक यू सुनते हैं, किसी लाइफ को सेव करते हैं हम, तो ये थैंक यू सुनना बहुत बड़ी बात होती जी। है। सर, सोसाइटी डॉक्टर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट और सक्सेस से जोड़ती है, पर एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, यह तो सच है कि सोसाइटी डॉक्टर को एक स्टेबल और सक्सेसफुल प्रोफेशन के रूप में देखती है, पर ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। एक डॉक्टर्स की लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स होती है, बिल्कुल। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग और इमोशनल ब्रेकडाउन हैंडल करना यस। होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन तो मेरे हिसाब से सर काफ़ी मुश्किल होता होगा हैंडल करना एज़ अ डॉक्टर। इमोशनल ब्रेकडाउन हैंडल करना तो डेफिनेटली बहुत बहुत। मुश्किल है, क्योंकि उस समय में पेशेंट्स के इमोशंस प्लस डॉक्टर के इमोशंस दोनों चीज़ों को हैंडल करना, दैट इज़ अ बिग डील। दैट इज़ ए बिग डील। ओके सर। डॉक्टर की लाइफ का मतलब सिर्फ ड्यूटी करना है नहीं है, पर बहुत से चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूसली वर्क करना, हुँ, स्लीपलेस नाइट्स निकालना, बिल्कुल। इमोशनल बर्डन को हैंडल करना, कभी फैमिली फंक्शंस है, या उसमें भी अगर पेशेंट का अगर कॉल आ जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पेशेंट ही होती है। रिस्पेक्ट तो मिलती है, लेकिन उस रिस्पेक्ट का प्राइस डॉक्टर को अपने हेल्थ, टाइम और फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करके चुकाना पड़ता ये है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर पर, कोई भी डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफ़ेशन में, पैसे कमाने का प्रेशर रियल होता है? देखिए, सच बोलूँ तो हेल्थ
केयर में हर सेटअप अलग होता है। मैं जैसे यहाँ पे सीएमओ हूँ, एक इंडस्ट्री में डॉक्टर हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी है एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ, सेफ्टी और प्रिवेंटिव केयर की। लेकिन जब हम कॉरपोरेट सेटअप की बात करते हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। सिस्टम डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए ही उन लोग कॉरपोरेट सेटअप डालते हैं, पर एक जो एथिकल डॉक्टर है, जो अच्छा डॉक्टर है, यस, उसकी प्रायोरिटी कभी भी पेशेंट ही होती है। वो कभी पैसे कमाने के लिए अपने एथिक्स को नहीं भूलेगा। नहीं बोलेंगे। तो अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो उसका फर्स्ट एम पैसे कमाना नहीं है, पर पेशेंट को कैसे उसका दर्द को दूर कर सके, कैसे उसको हील कर प्रॉपरली सके, हील वह करना उसकी है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा सर कि डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी उनके खुद के एथिकल वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम कमर्शियल हो सकता है, पर डॉक्टर का कंसेंस अभी भी पेशेंट ओरिएंटेड ही होता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताएँ कि इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा किस हेल्थ मिस्टेक से सफ़र करते हैं? इंडिया में लोग सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक यह करते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मुझे कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है। इस माइंडसेट के साथ में वह सेडेंटरी लाइफ, मोबाइल को बहुत देर तक देखना, बहुत देरी से सोना, जंक फूड्स का खाना या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसे सब चीज़ें करते हैं। वो अपनी लाइफ़स्टाइल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। डेली रूटीन, ईटिंग हैबिट्स, हाँ, शेड्यूलिंग नहीं हो रही हाँ, प्रॉपर। तो अगर वो लाइफस्टाइल ही अगर उनकी ठीक नहीं रहेंगी तो, और तब पता चलता है उन्हें जब कोई उन्हें सिम्टम्स है, और जब सिम्टम्स आते हैं काफ़ी समय निकल जाता है। और हम डेफिनेटली काफ़ी अपनी हेल्थ खो चुके होते हैं। जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जिम जाने का अभी अच्छा ट्रेंड चल रहा है और लोग काफ़ी कोविड के बाद से एक्टिव भी हो रखे हैं। बट आप ये बताइए सर कि जिम जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो क्या ऐसी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं? देखिए, जिम जाने वाले लोगों को सबसे पहले जो नए नए जो जिम शुरू करता है, हुँ, उनका यह रहता है कि मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए। फास्ट रिजल्ट इन द सेंस, अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई जिम ज्वाइन कर रहा है कि उसे वेट रिडक्शन के लिए जिम ज्वाइन करना है, या फिर उसे अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए, तो वो चाहते हैं कि मुझे बहुत तुरंत में रिजल्ट तुरंत ये इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली हाँ। जनरेशन है। तो उसमें यह सबसे बड़ी गलती यह कर लेते हैं कि जैसे कि बिना वार्म अप किए उन्होंने वज़न उठा लिया, तो उससे बिल्कुल। इंजरी होने के चांसेस है। वज़न की अगर मैं बात करूँ, वज़न कम करने के लिए अचानक से डाइट को भी एकदम से कम कर देंगे। जबकि हुँ। जिम जाने जो जाते हैं तो उनको बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग जिम जा रहे हैं, वो सबसे पहले वार्म अप पे ध्यान दीजिए और सेकंड जैसा कि आपने बताया कि बैलेंस डाइट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो लोग जिम कर रहे हैं अभी। जी हाँ, बैलेंस डाइट प्लस बिना गाइडेंस के लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर सही गाइडेंस से लेंगे तो वो हेल्पफुल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ले लेते हैं तो उससे किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है। तो यह सब कॉमन गलतियां हैं जो कि और ये डॉक्टर के गाइडेंस से ही लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर आपने डॉक्टर है या बताया, फिर किसी डाइटिशियन के गाइडेंस से लेना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं हम। जिम जाने की रियलिटी यह है कि जिम एक साइंस है। रिजल्ट तभी मिलता है जब करेक्ट फॉर्म, प्रॉपर डाइट, एडिक्वेट रेस्ट, स्लो बट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉलो की जाए। सर जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि व्हाट्सएप पे भी रेमेडीज़ आती है और इंस्टाग्राम पे भी रेमेडीज़ आती है रील्स के थ्रू, जी, तो क्या उनको फॉलो करना इज़ इट डेंजरस फॉर अस? बिल्कुल डेंजरस है। देखिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं हुँ, जिसमें जो एडवाइस दी जाती है वो जनरलाइज एडवाइस देती है। ओके। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति, हर पेशेंट की अलग मेडिकल हिस्ट्री होती है, अलग बॉडी होती है, अलग अलग से बॉडी होती है। रिएक्शंस होते हैं। जी। तो अगर उसको अगर हम लोग अगर ब्लाइंडली अगर फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली हार्मफुल हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप उस पे ध्यान देके यू कैन कंसल्ट इट विद अ डॉक्टर, कि अगर आपको कोई रेमेडी ठीक लग रही है तो यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर या फिर डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही जाएँ। हाँ, उसमें हम यह कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपको उससे अगर कुछ जानकारी है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लिया जाए कि यह जो जानकारी दी है सच सही है या गलत सही है। है या गलत है, बिल्कुल।
जैसा हमने बात की कि मेंटल हेल्थ आज की लाइफ़स्टाइल और आज के यूथ्स कहें, एडल्ट्स कहें या टीनेजर कहें, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आज हमें आप ये बताएँ कि डॉक्टर्स अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हैंडल करते हैं सर? डॉक्टर्स डॉक्टर्स की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस काफ़ी होता है और उसको मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने अगर अपनी मेंटल हेल्थ को अगर स्ट्रांग नहीं रखा या ठीक नहीं रखा तो वो पेशेंट को इलाज नहीं कर सकेंगे। नहीं कर वो पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे? तो जी। ये प्रायोरिटी है कि वो पहले खुद अपना ध्यान रखें। जी। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं डेली सुबह में उठ के कम से कम 30 से 45 मिनट वॉकिंग जाता हूँ। जब ओके। भी अगर मुझे समय मिलता है तो फैमिली के साथ में एक लॉन्ग ट्रिप में चले जाता हूँ। दोस्तों के साथ में अपने दुख है या सुख है उसे शेयर करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आपको आपकी लाइफ को बैलेंस रखना है। सर एमबीबीएस के बाद डॉक्टर्स का स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है क्योंकि एमबीबीएस करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका मेडिकल प्रोफेशन में स्ट्रगल ख़त्म है या आप बताएं? देखिए, एमबीबीएस करने के बाद में ही एक्चुअल स्ट्रगल चालू होता है, ओके। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद में अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप होती है, रेसिडेंसी होती है, लॉन्ग वर्किंग ऐसे होते रहते हैं। उस समय में ही वही एक ऐसा समय है जब आप रियल पेशेंट, रियल सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप में है या फिर रेसिडेंसी कर रहे हैं। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे हिसाब से थ्योरी से भी ज़्यादा बड़ा होता है। डेफिनेटली बुकिश नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि अ, आजकल डॉक्टर्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अननेसेसरी टेस्ट रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह सच है कि कभी कभार टेस्ट ज़्यादा होते हैं, पर टेस्ट को, या अगर आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो अननेसेसरी टेस्ट, हम उसे अननेसेसरी टेस्ट नहीं मानते हैं। हमारे हिसाब से वह पेशेंट की सेफ्टी के लिए, क्लियर डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ओके। और साथ ही आजकल मेडिकल लीगल केसेस भी बहुत होते हैं। तो डॉक्टर का मेन इंटेंशन यही होता है कि सही प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, कुछ चीज़ मिस ना हो और उसको सही तरीके से राइट टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके। सर वेट लॉस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सेफेस्ट सबसे ज़्यादा सेफ मेथड क्या है? देखिए, वेट लॉस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सिर्फ एक चीज़ नहीं है, पर यह 3 चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज प्लस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। डाइट में अगर हम बात करते हैं तो शुगर, फ्राइड और जंक फूड, तो शुगर, फ्राइड और जंक फूड ड्रास्टिकली कम करें। बैलेंस प्रोटीन और फाइबर इंटेक रखें, जैसे कि दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, एग्स हो गया, पनीर हो गया। सर जैसे आजकल हम सभी जानते हैं कि किसी को भी वीकनेस लगती है या थोड़ा कहीं पे पेन हो रहा होता है तो हम जनरली डायरेक्टली बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शंस के कुछ एक मल्टीविटामिन्स होते हैं जो हम ले भी लेते हैं। तो मल्टीविटामिन्स लेना कितना ज़रूरी है लाइफ में? देखिए, मल्टीविटामिन की एज सच अगर अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो उतनी ज़रूरी नहीं है। मल्टीविटामिन्स लेना ही है तो डॉक्टर की सलाह से, या फिर अगर कुछ टेस्ट करा है जैसे कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डी की डेफिशिएंसी है, या फिर आपकी लो इम्यूनिटी है। तो ये तो कॉमन अपने मल्टीविटामिन्स है जो अपन लेते हैं, जैसे आपने बताया B12 है, D3 है। हाँ, अगर इन चीज़ की अगर कमी पाई जाती है, या फिर आपकी इम्यूनिटी अगर लो पाई जाती है, या फिर ओल्ड एज में है, तो उस समय में मल्टीविटामिन्स डॉक्टर यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, आपकी अगर डाइट अच्छी है तो मैं ये कहूँगा कि आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। सर आयुर्वेद और एलोपैथी इन दोनों का ट्रुथ क्या है? देखिए, आयुर्वेद हो या एलोपैथी है, दोनों अपनी जगह सही है। अगर एलोपैथी की अगर मैं बात करूँ तो एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, सर्जरीज हो गई, इमरजेंसी हो गया, उस समय में एलोपैथी काफ़ी हेल्पफुल है। ये इंस्टेंट रिलीफ। जी, तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। आयुर्वेदिक है जो कि हम कहते हैं कि वह जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें जैसे कि किसी को क्रोनिक बैक पेन है, वात की शिकायत हो। सर एक्चुअली में डॉक्टर कौन होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, अगर एक लाइन में वह बोलूँ तो डॉक्टर सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं करता है, पर वह उसके पेन,
फियर और एंग्जाइटी को हैंडल करता है। वह उसके शरीर को ही नहीं पर उसके होप को हील करता है। बहुत अच्छा सर कि वो उसके शरीर के साथ-साथ होप को भी हैंडल करता है और डील करता है और यही एक नोबल डॉक्टर होने की पहचान होती है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। तो हम इसका रीज़न क्या है वो भी आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो भी आप हमें गाइड कीजिए। देखिए, मेंटल इश्यूज़ बढ़ने का एक कारण तो यह है कि लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इतनी फास्ट हो गई कि हमें मेंटल रेस्ट या फिर इमोशनल रेस्ट का समय ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आजकल की दुनिया में लोग एक दूसरे के लाइफ को कंपेयर करते हैं कि मेरे पास में यह कार है, उसके पास में तो इससे भी बड़ी कार है, उसके पास में बड़ा घर है, ये है। बच्चों की बात करूँ तो बच्चों में अच्छे मार्क्स लेने का टारगेट होता कॉम्पिटिशन है। बहुत है। जी। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि तुझे डॉक्टर ही बनना है या फिर तुझे इंजीनियर ही बनना है। एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो उन्हें प्रोडक्शन का टारगेट रहता है। तो यह सारी चीज़ ऐसे हो गया है कि उनको मेंटल रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। वो इमोशनली कहीं न कहीं पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि पहले तो भी देखा जाता था कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो उस कारण से भी वो अपने तो वो शेयर नहीं कर पा रहे इमोशंस अपने, जी, उन्हें जैसे आपने बताया कि इमोशनल रेस्ट पीस नहीं मिल पा रहा है उनको। इमोशनल पीस नहीं मिल पा रहा है। और एक ये है कि मोबाइल का यूजेज ज़्यादा हो गया है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा है, सेडेंटरी लाइफ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें कि अगर हम कंट्रीब्यूट करती है कि उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है और अगर हम इसका रीज़न देखें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सबको लिबरल अगर हो जाए मार्क्स के लिए, जैसे आपने बताया कंपैरिजन कम हो जाए, थोड़ा मार्क्स का प्रेशर कम हो जाए, तो शायद हम इस मेंटल हेल्थ को और रिकवर कर कर सकते हैं। पाएँगे। ओके सर। सर, अगर कोई स्टूडेंट एक बार फेल हो जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल प्रोफ़ेशन हो, तो क्या उसे वो फ़ील्ड छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, फेल होना मतलब वहीं पे फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। फेल होने से हमें उससे यह लर्निंग लेना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत थे। मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड है, दोनों फील्ड में स्ट्रगल बहुत है। एक बार फेल हो जाना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वह स्टूडेंट कैपेबल नहीं है। डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह गिव अप करे। बिल्कुल, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिल्कुल उसे कोशिश जारी रखनी चाहिए और वो फ़ील्ड बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। एक मौका और देना चाहिए और डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही चाहिए। जी। सर, अब नेक्स्ट राउंड हमारा है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे इंस्टेंटली फ़ास्ट क्वेश्चंस पूछेंगे और वैसे ही हम आपके रिप्लाईज़ एक्सपेक्ट करते हैं। जी। तो विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट? या श्योर। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। चाय और कॉफ़ी? चाय। ओके। ओपीडी या इमरजेंसी? इमरजेंसी। पेशेंट की सबसे बड़ी कॉमन गलती क्या रहती है? सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन। ओके। गूगल डॉक्टर, इज़ इट हेल्पफुल और हार्मफुल? हार्मफुल। एक हैबिट जो लोग कल से स्टार्ट कर सकते हैं? वॉकिंग। एक हैबिट जो लोग कल से छोड़ सकते हैं? मोबाइल एडिक्शन। ओके। आपका चीट मील क्या है? समोसा। समोसा, सो यू लाइक समोसा? आपकी स्ट्रेंथ? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके। थ्रेट क्या है? स्ट्रेस। तीखा और मीठा? तीखा। योगा और ज़ुम्बा? योगा। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? बोथ एम्बीवर्ट। बोथ। हेल्थ के नाम पर आज सबसे बड़ा स्कैम क्या है? अननेसेसरी सप्लीमेंट्स। एक हैबिट जो आज के यूथ को इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए? मोबाइल एडिक्शन। यस, दैट्स वेरी ट्रू क्योंकि मोबाइल एडिक्शन तो टीनेज में देख लीजिए, ओल्ड एज में देख लीजिए, यूथ, एडल्ट सभी को आज बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर बनने का सर्च, इज़ इट वर्थ इट और नॉट? वर्थ इट। कंप्लीटली। कम्प्लीटली। ओके, दैट्स वेरी नाइस, 100% राइट। एक एडवाइस सर जो आप हर इंडियन फैमिली को देना चाहेंगे और जिसको वो फॉलो करें? हर इंडियन फैमिली के लिए मेरी यही एडवाइस रहे कि बैलेंस डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। बिल्कुल सही, इन तीनों का बैलेंस आपकी लाइफ को और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बैलेंस बनाएगा। जी।
अगर कोई आज अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, और मैं यूँ कहना चाहूँगी कि इवन काफ़ी लोग आज अपनी हेल्थ को इग्नोर भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वह आज अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो कल हेल्थ उन्हें इग्नोर कर देगी। क्या बात है सर! बिल्कुल सही है। सर जैसे मोबाइल है, मोबाइल एडिक्शन रहता है, तो मोबाइल एडिक्शन तो बच्चे देर रात तक सोते हैं, तो लेट नाइट स्लीपिंग ये दूसरा चीज़ है, और थर्ड है जंक फूड। तो ये तीनों चीज़ें कितनी हार्मफुल है? हम चाहेंगे कि ये आप बताएँ। देखिए, मोबाइल एडिक्शन या फिर मोबाइल का देर रात तक यूज़ करना से ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो ओवर एक्टिव या ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है। और लेट नाइट जागने की अगर मैं बात करूँ, तो ये मुख्य तौर पर दो हार्मोन्स का इफ़ेक्ट करता है। एक है इंसुलिन, दूसरा है कॉर्टिसोल। इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम होने से हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगे, और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाने से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर देर रात तक जगेंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, और कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे शुगर का जो है जो हम कहते हैं शुगर और बीपी वो बीमारियां भी उसका खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, यह शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में ठीक से नींद नहीं होना, स्ट्रेस लेवल का ज़्यादा होना, यह होगा। और लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज लाइक बीपी का बढ़ जाना, डायबिटीज़ होना, यह हो सकता है। यह हो सकता है। और सर जंक फूड? जंक फूड की अगर हम बात करें तो जंक फूड में डेफिनेटली सॉल्ट की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी, या फिर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो यह भी वजन बढ़ाने में या फिर लाइफस्टाइल डिसीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है शुगर बढ़ाने, बीपी बढ़ाने में और स्ट्रेस लेवल बढ़ाने में। हाँ, अगर एक लाइन में बोलूँगा तो लाइफस्टाइल डिसीज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिर कैंसर, यह चारों ओके। चीज़ को करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब हमें इन तीनों से बचना चाहिए। डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। So, thank you so much, sir, for being here. We are extremely happy to have you here. And thank you again for your valuable insights and expertise and making us more clear about some myths regarding medical profession, sugar, BP, multivitamins, and other things which you told us. So, thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। Thank you.